ए गरीब लड़की, सफाई अच्छे से कर, नहीं तो तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तीखी आवाज ने सुबह सुबह स्काईलाइन एम्पायर के गेट पर सन्नाटा तोड़ दिया। दफ्तर के बाहर लग्जरी कारों का तांता लगा था। सूट बूट पहने बड़े अधिकारी अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ कामयाबी और रसूख का नशा था। उसी भीड़ के बीच अवनी नाम की एक लड़की बहुत शांत कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, जिसे देख कोई भी उसे एक मामूली कर्मचारी समझ लेता। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अवनी इस साम्राज्य की इकलौती वारिस थी। लंदन से अपनी पढ़ाई और विशेष ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो अपने पिता विक्रम सिंह के कहने पर कंपनी की जमीनी हकीकत जानने आई थी। उसने तय किया था कि वो अपनी पहचान गुप्त रखकर एक इंटर्न क्लीनर यानी सफाई कर्मचारी के रूप में दफ्तर जाएगी। वो देखना चाहती थी कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा, उसकी मुलाकात नताशा से हुई। नताशा कंपनी की सीनियर ऑपरेशंस हेड थी, जो अपने सख्त मिजाज और घमंड के लिए जानी जाती थी। अवनी को धूल साफ करते देख नताशा रुकी और अपने सैंडल की धूल दिखाते हुए बोली, जल्दी हाथ चलाओ, ये दफ्तर तुम्हारे गांव का आंगन नहीं है। अगर काम पसंद नहीं आया तो आज ही बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर झुकाकर झाड़ू उठा ले। उसके मन में गुस्सा तो था, लेकिन वो ये परीक्षा पूरी करना चाहती थी। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी अवनी को देखकर कानाफूसी करने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। दोपहर के समय जब कैंटीन में सब इकट्ठा हुए तो अवनी को एक कोने में बैठा देख कुछ लोग कहने लगे, अरे देखो, इसे लगता है यहाँ फ्री का खाना मिलेगा। इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि कॉफी मशीन कैसे चलती है। हंसी के ठहाके गूंज रहे थे, लेकिन अवनी खामोश रही। उसने चुपचाप फर्श पर एक लकीर खींची और मन ही मन सोचा, आज तुम सब मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन कल तुम्हारी किस्मत की लकीरें मेरे हाथ में होंगी। उसे समझ आ गया था कि इस आलीशान दफ्तर की दीवारों के पीछे इंसानियत मर चुकी है और अब उसे यहाँ का सिस्टम बदलने का वक्त आ गया है। कैंटीन के उस जहरीले माहौल में नफरत साफ महसूस की जा सकती थी, लेकिन अवनी ने अपना सिर नहीं झुकाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो अक्सर तूफान से पहले आती है। वो मन ही मन उन सभी चेहरों को अपनी याददाश्त में दर्ज कर रही थी जो आज एक गरीब समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि कुर्सी और ओहदा मिलने पर लोग अक्सर अपनी जड़ें भूल जाते हैं। शाम ढलते ही दफ्तर के बाहर की लाइटें जगमगा उठीं। अवनी ने देखा कि नताशा अपने फोन पर ऊंची आवाज में बात करते हुए अपनी लग्जरी कार की ओर बढ़ रही थीं। नताशा के शब्द अवनी के कानों तक पहुंचे। हाँ डार्लिंग, आज रात किसी 5 स्टार होटल में ही चलेंगे। इन मामूली जगहों पर मेरा दम घुटता है। अवनी ने ठंडी आंख भरी और सोचा, इंसान का पद उसे बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसके संस्कार बनाते हैं। तभी अचानक नताशा वापस मुड़ी और अवनी पर चिल्लाई, ए लड़की, क्या सफाई की है तूने? फर्श अभी भी गीला है। अगर मेरी हील्स फिसल जाती तो क्या तेरा खानदान इसकी भरपाई करता? ढंग से काम कर, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। आसपास खड़े लोग मूक दर्शक बने रहे। किसी ने भी अवनी का पक्ष लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि नताशा से पंगा लेना मतलब अपनी नौकरी दांव पर लगाना। अवनी चुपचाप फिर से फर्श पोंछने लगी। इन्हीं दिनों अवनी की दोस्ती चाचा रहमत से हुई। रहमत पिछले 20 सालों से इसी कंपनी में सफाई का काम कर रहे थे। वो सादगी की मिसाल थे। लोग अक्सर उनका बुढ़ा कहकर मजाक उड़ाते, लेकिन रहमत के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। एक दिन अवनी ने उनसे पूछा, चाचा, लोग आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? रहमत धीमे से मुस्कुराए और बोले, बिटिया, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, और जो लोग दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा समझते हैं, वो अंदर से बहुत गरीब होते हैं। मैं अपना काम खुदा को हाजिर नाजिर मानकर करता हूँ, इसीलिए मेरा मन शांत रहता है। लंच के समय रहमत ने अपनी टिफिन से एक सूखी रोटी अवनी की तरफ बढ़ाई और कहा, ले बेटी, तू अभी बच्ची है, तुझे मेहनत के लिए ताकत चाहिए। मेरा क्या है, आधी रोटी में भी गुजारा हो जाता है। रहमत की इस दरिया दिली को देख अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी पल मन ही मन फैसला कर लिया कि जब वह अपनी असली पहचान उजागर करेगी तो सबसे पहले इंसाफ चाचा रहमत जैसे ईमानदार लोगों को ही मिलेगा। ये स्काईलाइन एम्पायर में बदलाव की पहली सीढ़ी थी। अवनी ने मन ही मन ये शपथ ले ली थी कि वह न केवल चाचा रहमत को उनका हक दिलाएगी, बल्कि इस दफ्तर में बरसों से चल रहे तानाशाही के दौर को भी खत्म करेगी। लेकिन उसे पता था कि अभी कच्चा खिलाड़ी बनने का समय नहीं है, उसे सही मौके का इंतजार करना होगा। दिन बीतते गए और अवनी की पहनी नजरें दफ्तर के हर काले सच को पकड़ने लगी। एक दोपहर अचानक पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। खबर फैली कि स्काईलाइन एम्पायर के चैरिटी फंड से एक मोटी रकम गायब हो गई है। हर कोई काम छोड़कर आपस में कानाफूसी करने लगा।
तभी नताशा अपने ऊंचे सैंडल खटखटाती हुई बीच हॉल में आई। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे पता है कि यहाँ चोर कौन है। जो लोग गरीबी का मुखौटा पहनकर यहाँ घूमते हैं वही सबसे बड़े गुनहगार हैं। उसने उंगली सीधे चाचा रहमत की तरफ उठाई, जो उस समय वहां पानी की बोतलें रख रहे थे। रहमत का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। मैडम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की पाई तक नहीं छुई। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन नताशा ने उनकी एक न सुनी। उसने सबके सामने उन्हें जलील करते हुए कहा, तुम जैसे छोटे लोग वफादारी का नाटक करते हो और मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हो। तुम्हें तो जेल भिजवाना चाहिए। वहां मौजूद कोई भी कर्मचारी रहमत के पक्ष में नहीं बोला। सबको अपनी नौकरी प्यारी थी। एचआर विभाग ने तुरंत रहमत को सस्पेंड करने का नोटिस थमा दिया। चाचा रहमत भारी मन और झुके हुए कंधों के साथ ऑफिस से बाहर निकल गए। अवनी ये सब दूर से देख रही थी। उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। रात को जब पूरा ऑफिस खाली हो गया तो अवनी दबे पांव सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में दाखिल हुई। एक वारिस होने के नाते उसे सिस्टम के पासवर्ड्स का अंदाजा था। उसने उस दोपहर की सीसीटीवी फुटेज निकाली। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि चाचा रहमत कमरे में आए, अपना काम किया और चुपचाप बाहर चले गए। उन्होंने पैसों वाले बैग को हाथ तक नहीं लगाया था। ये देखकर अवनी को सुकून मिला कि उसके दोस्त बेगुनाह हैं, लेकिन साथ ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत उस वीडियो क्लिप को अपने पास कॉपी कर लिया। उसकी आंखों में अब प्रतिशोध की चमक थी। उसे समझ आ गया था कि चोरी किसी और ने की है और फंसाया चाचा रहमत को गया है। अब समय आ गया था सफाई कर्मी के नकाब को उतारने का। रात भर अवनी की आंखों में नींद नहीं थी। उसने खुद से वादा किया, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकता। आज इस दफ्तर की दीवारें सच बोलेंगी। वो रात अवनी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। उसने तय कर लिया था कि अब मौन रहने का समय समाप्त हो चुका है। अगली सुबह स्काईलाइन एम्पायर के गेट पर सन्नाटा था। अचानक एक आलीशान काले रंग की सेडान कार रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक युवती बाहर निकली। उसने गहरे नीले रंग का फॉर्मल बिजनेस सूट पहना था, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। दफ्तर के गेट पर खड़ा वही गार्ड जिसने कल उसे झिड़का था, आज उसे देखकर कांपने लगा। ये वही लड़की थी जो कल तक झाड़ू लगा रही थी, लेकिन आज वो अपनी असली पहचान अवनी सिंह, कंपनी की इकलौती मालकिन के रूप में खड़ी थी। अवनी के साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था, जो हाथ में एक गुप्त फाइल लिए तेजी से उसके पीछे चल रहा था। वे सीधे मुख्य मीटिंग हॉल की ओर बढ़े, जहां आज एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई गई थी। हॉल में सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। नताशा अपनी आदतन चापलूसी के साथ अवनी की ओर बढ़ी। वो अभी भी अवनी को पहचान नहीं पाई थी। उसे लगा कि शायद कोई विदेशी इन्वेस्टर आई है। नताशा दांत दिखाते हुए बोली, मैडम, मैं नताशा, यहाँ की ऑपरेशंस हेड। आपका स्वागत है। अगर आप मुझे पहले बताती तो मैं खुद आपको रिसीव करने आती। अवनी रुकी। उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, नताशा, तुम्हें परिचय देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कार्यशैली से मैं पिछले कुछ दिनों में अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूं। नताशा का चेहरा अचानक फक पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि इस अजनबी लड़की ने ऐसा क्यों कहा। तभी अवनी ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। हॉल की बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन चालू हुई और उस पर वही सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि चाचा रहमत ने पैसे के बैग को छुआ तक नहीं था। वीडियो खत्म होते ही अवनी की आवाज हॉल में गूंजी। पिछले एक हफ्ते से मैं इस दफ्तर में एक सफाई कर्मचारी बनकर घूम रही थी। मैं देखना चाहती थी कि इस आलीशान बिल्डिंग के पीछे इंसानों का चरित्र कैसा है। मैंने देखा कि यहाँ पद का अहंकार इंसानियत पर हावी है। मैंने देखा कि कैसे एक बेगुनाह और ईमानदार बुजुर्ग को अपनी साजिश का शिकार बनाया गया। नताशा के पैर कांपने लगे। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। अवनी ने उसकी ओर देखते हुए कड़क आवाज में कहा, नताशा, तुम्हारी जगह इस कंपनी में नहीं बल्कि कानून की गिरफ्त में है। तुमने न केवल चोरी की कोशिश की बल्कि एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया। नताशा की जुबान जैसे पत्थर की हो गई थी। वो चाहकर भी अपनी सफाई में एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। अवनी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में चाचा रहमत को मीटिंग हॉल में बुलाया। रहमत जी आज भी उसी पुराने और साधारण लिबास में थे। उनकी आंखों में वही पुराना डर और संकोच था। अवनी अपनी कुर्सी से उठी, उनके पास गईं और बड़े सम्मान के साथ कहा, चाचा, आज से आप इस कंपनी के चीफ ऑपरेशन सुपरवाइजर हैं। ये पद आपकी उस ईमानदारी और वफादारी का इनाम है जिसे इस दफ्तर के अंधे बहरों ने कभी नहीं देखा। मुझे गर्व है कि हमारी कंपनी में आप जैसे नेक इंसान हैं। रहमत जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनके कांपते होठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बस उनकी खामोश दुआएं अवनी के लिए बरस रही थी। इसके बाद अवनी ने हॉल में बैठे सभी अधिकारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा,
याद रखिएगा, जिस इंसान के पास मानवता और ईमानदारी नहीं है उसके लिए स्काईलाइन एम्पायर में कोई जगह नहीं है। यहाँ पद से ज्यादा चरित्र की कीमत होगी। नतीजतन नताशा को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन अवनी सिर्फ सजा देना नहीं, सुधारना भी जानती थी। उसने नताशा को अकेले में बुलाया और एक कार्ड देते हुए कहा, नताशा, अहंकार इंसान को कुछ पल का रुतबा तो देता है, लेकिन अंत में सब छीन लेता है। यह हमारी कंपनी के एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का कार्ड है। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहती हो तो यहाँ से नई शुरुआत कर सकती हो। नताशा की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू थे। उसने झुककर अवनी से माफी मांगी और वहां से चली गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि पद, पैसा और ताकत आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसानियत और सच्चाई आपके भीतर है वही आपकी असली पहचान है। झूठ की दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच की एक किरण उसे गिराने के लिए काफी है। डिस्क्लेमर।